हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप एक रेगुलर बेसिस से पे हमारा जो डेली एमसीक्यू है आप सॉल्व कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो ये आपका है डेली एमसीक्यू आपका एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, अब देखो जो हमारे डेली एमसीक्यू जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि आप इसको एज अ पीडीएफ फॉर्म बस ले लो और उसको आप रीड करके आपका काम हो गया। नहीं, ये हमारा प्रैक्टिस कराने का मोटिव ही ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आपको डेली 10 to 15 क्वेश्चन लेट्स से आपको ज्योग्राफी के मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास आपको एनवायरनमेंट के मिल रहे हैं। सिमिलरली लेट्स से 5-5 क्वेश्चन करके आपको अदर सब्जेक्ट्स के लेट्स से आप डेली बेसिस पे 20 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। ओके, आपका एग्जाम आज तो है नहीं, लेट्स से 1.5 से 2 महीने बाद है आपका पेपर। ठीक है, आपके पास लेट्स से 2 महीने, 2 महीने में आप लगभग अगर मैं देखूं 60 डेज हैं तो आप 1200 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। और जो प्रेजेंट में आपका पोजीशन है, आपका जो एमसीक्यू सॉल्व करने का स्किल है, और आज से 1200 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आप जिस स्टेज पे होगे, दैट वुड बी अ वेरी लेट्स से बिग चेंज। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा आपके अंदर, खुद आप एहसास करोगे। राइट, सो हमारा मोटिव ये है कि एग्जाम में लेट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनमें से कुछ मिल जाएंगे। ये भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, बट जिन बच्चों ने ये एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की है, उनके अंदर एक टेक्निक या स्किल बोल सकते हो डेवलप हो जाएगी एलिमिनेशन की। और वो जो क्वेश्चन को नहीं भी आता उसमें वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके अपने करेक्ट आंसर पे वो आ जाएंगे। और हमें हमारा जो मोटिव है यही आप लोगों के अंदर यही वाली स्किल डेवलप करना, इसलिए हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप में जो भी बच्चे कंटिन्यूस बेसिस पे इसको सॉल्व कर रहा होगा, ही और शी वुड अंडरस्टैंड कि ये उसके अंदर बहुत चेंजेस लेके आ रहा है धीमे धीमे। ठीक है, इसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉपरली इसको कंटिन्यूस बेसिस पे सॉल्व करिए एंड ट्राई टू असेस कैसे करोगे, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन करो। बाकी लोग भी हैं जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो भरेंगे वहां पे आंसर लिखेंगे, ताकि देखेंगे यार हमारे कितने सही हो रहे हैं। लेट्स से आज मैंने 20 एमसीक्यू सॉल्व किए, मेरे बस 2 ही सही हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से आपके कोई बंदा कोई ये भी बोल रहा है कि यार इस बंदे के तो आंसर ही नहीं सही होते, कोई दिक्कत नहीं। आज तो एग्जाम नहीं है, हमारा एग्जाम 2 महीने बाद है, बट वो भी रियलाइज करेगा कि यार ये बंदा रेगुलर बेसिस पे आंसर करता था, आज उसके 20 में से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। राइट, सो आपके अंदर भी चेंजेस दिखेंगे और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉपरली इसको करें, फोकस करें। राइट, विद टाइम लगता है हर चीज में, बट आप प्रॉपरली अगर करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ, जो मैंने आपको एंड में देता हूँ ना, स्लाइड पे लिखा रहता है डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये 2 चीजें फॉलो करो आप एंड यू वुड गारंटीड बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन 1 इज, which of the following is not a primary greenhouse gas found in the earth atmosphere? अर्थ के एटमॉस्फेयर में इनमें से कौन सी गैसेस एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, नॉट, यहां पे ध्यान रखो, ऐसी चीजों पे एग्जाम में आप लोग मिस्टेक कर देते हो। तो हियर द करेक्ट आंसर इज, कौन सी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस होती है, कौन सी सेकेंडरी होती है? ठीक है, सेकेंडरी मतलब जो इनडायरेक्ट बेसिस पे फॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन वगैरह होके। तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपकी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, सो आप यहां से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं आपकी, दे एक्ट एज इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस बाय प्रोड्यूसिंग द ट्रोपोस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस ओजोन। ठीक है, और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जब सनलाइट ओजोन के ऊपर पड़ता है तो आपका ये सारा नॉक्स के ऊपर पड़ता है तो ओजोन भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक फुट डिजीजेस? इनमें से किस वजह से, पानी में क्या चीजें इनमें से मिलती हैं जिसकी वजह से आपका ब्लैक फुट डिजीज होती है? और ब्लैक फुट डिजीज आपको पता है कि ईस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। ईस्टर्न इंडिया, लेट्स से ईस्टर्न यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा ये प्रेवलेंट है। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, आर्सेनिक के कंटेमिनेशन की वजह से आपका ब्लैक फुट डिजीज होती है। नाइट्रेट्स की वजह से क्या होती है? नाइट्रेट्स की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, मरकरी की कंटेमिनेशन की वजह से मिनीमाटा डिजीज, जापान में मिनीमाटा एक जगह है, वहां पे ये वहां के नाम पे पड़ा है, मिनीमाटा डिजीज होती है। कैडमियम के कंटेमिनेशन से इताई, राइट, ये बोन डिजीज है,
तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सब डिजीजेस होती हैं। मैज द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो देखो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करवाया था उसी से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? जो कि देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो आपको डायरेक्टली निकलता है किसी सोर्स से, जैसे व्हीकल्स के, गाड़ियों के एमिशन से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकल रहा है, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है कि लेट्स से ये दो केमिकल निकले, ये आपस में रिएक्ट करके थर्ड कोई केमिकल बना दे रहे हैं या गैस बना दे रहे हैं, तो ये थर्ड गैस बन रही होगी, ये दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके तो बताइए इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ए ओजोन, बी बेंजीन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो मैंने आपको आसान कर दिया, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ए ओजोन। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये सब आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट होंगे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। ये दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में कंबाइन करके तीसरा जब फॉर्म करते हैं तो तीसरा जो गैस होता है वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, परऑक्सी नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। तो देखो ये पैन कब बनता है? जब आपको दिल्ली में, अगर आप देख रहे हो विंटर्स के टाइम में, जब अब अगर आपने 2017 आपको याद होगा, तो दिल्ली पूरे ब्राउन हेज में कवर हो गया था, बाहर आप निकल रहे थे, आपकी आंखों में बहुत जलन हो रही होगी, ठीक है। तो उसमें परऑक्सी नाइट्रेट भी प्रेजेंट था, ठीक है। स्मॉग हो गया, ये सब सेकेंडरी, ये दो प्राइमरी चीज मिलके सेकेंडरी चीज बनाती है। ओके सो ये होती है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। नाम याद रखिएगा, प्राइमरी में कौन सी आती है, सेकेंडरी में कौन सी आती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is the upper limit of sound advised by the Central Pollution Control Board CPCB? ओके रेसिडेंशियल एरियाज के लिए CPCB ने साउंड का, नॉइज बोल सकते हो, नॉइज का अपर लिमिट या साउंड का अपर लिमिट कितना बोला गया है या प्रिस्क्राइब किया है? A 55 डेसिबल्स बोला है, B 60 डेसिबल्स, C 75 या D 90 डेसिबल्स। बताएं आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। So here the correct answer is A, 55 डेसिबल्स प्रिस्क्राइब किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फॉर रेसिडेंशियल एरिया। इससे ज्यादा अलाउ नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रेसिडेंशियल एरिया में लाउड स्पीकर वगैरह की भी परमिशन लेनी पड़ती है आपको, राइट। चलिए इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सो नॉइस लेवल, परमिसेबल नॉइस लेवल इन इंडिया, अलग अलग एरियाज के लिए CPCB ने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिन में, रात में 70 डेसिबल्स तक होना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है। कमर्शियल एरियाज में 65 डेसिबल्स एंड 55 डेसिबल्स। रेसिडेंशियल एरिया में दिन में 55 डेसिबल्स होना चाहिए अपर लिमिट, और नाइट में आपका 45 डेसिबल्स अलाउड होगा। ओके तो ये आप लोग याद रखिएगा, रेसिडेंशियल खासकर ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, CPCB ये किस एक्ट के थ्रू बनी है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के थ्रू बनी है? ऑलराइट, ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके चलिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, Which among the following is a wildlife trade monitoring network? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है? अगर आपने इस वीक का ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स देखा होगा, वीकली करंट अफेयर्स ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का, उसमें हमने ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया भी था, ठीक है। सो A DISS, B पेटा, C UN हैबिटेट या D ट्रैफिक। अब ये चीज क्वेश्चन में अगर आपको बताओ तो UPSC 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बताएं। सो करेक्ट आंसर हियर इज D ट्रैफिक। ट्रैफिक करके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड की मॉनिटरिंग करता है। ओके तो इसका हेडक्वार्टर यूके में है। डिस इज बेसिकली डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, राइट। ये डिसेबल्ड लोगों के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। पेटा तो आपको पता ही है, एनिमल राइट्स के लिए जो लोग लड़ते हैं,
यूएन हैबिटेट इज अर्बनाइजेशन में कैसे कैसे सेटलमेंट होने चाहिए, यूएन हैबिटेट आपका वो प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर यूपीएससी 2017, क्योंकि यूएन हैबिटेट की एक समिट हुई थी और उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये आई थिंक 15 या 20 साल में एक बार होता है ये वाली समिट। ठीक है।